अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑर्थोडोंटिक असेसमेंट। और मेरी आप सबसे, जो भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझना है तो आपने इसको एक अपने दिमाग में एक स्टोरी की तरह इमेजिन करना। ठीक है, एक एक सीक्वेंशियल तरीके से आपने इस चीज़ को इमेजिन करना है कि आपके ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आता है। ठीक है, अब आपने शुरू से लेके उसकी असेसमेंट में, जिसके अंदर हिस्ट्री आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसकी हिस्ट्री टेकिंग से लेके उसके ट्रीटमेंट प्लान बनाने तक। जाहिर है आप एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, आप एक प्रॉब्लम लिस्ट बनाएंगे, उसकी हैबिट्स देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इस ऑर्थोडोंटिक असेसमेंट में आती हैं। वो सारी चीज़ें आप करेंगे। ठीक है, तो आपने इसको एक स्टोरी की तरह लेके चलना है। ठीक है, अब आपके ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आता है। ठीक है, और अब आप उसको एड्रेस करते हैं, तो आप किस तरह से करेंगे स्टार्ट हम। सो लेट स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले ऑर्थोडोंटिक्स असेसमेंट का पर्पस यही है कि हम ऑर्थोडोंटिक असेसमेंट करते ही इसीलिए हैं हर पेशेंट की इंडिविजुअली, क्योंकि हर पेशेंट के डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं, हर पेशेंट की हिस्ट्री डिफरेंट है, हर पेशेंट की चीफ कंप्लेंट डिफरेंट है, हर पेशेंट के गोल्स और एक्सपेक्टेशंस ही अपने ट्रीटमेंट से डिफरेंट है। इस वजह से हर पेशेंट को डिफरेंट तरीके से उसकी ऑर्थोडोंटिक असेसमेंट के रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, ऑर्थोडोंटिक असेसमेंट एक टेम्पलेट है जो कि हम फॉलो करते हैं हर पेशेंट में, लेकिन हर किसी की ऑर्थोडोंटिक असेसमेंट का जो कंटेंट है, जो डेटा है, वो डिफरेंट होगा। एक पेशेंट के दांत ठीक होंगे, कोई उसमें मसला नहीं होगा, लेकिन उस पेशेंट का मसला होगा कि अच्छा, मुझे मेरे दांत ज़्यादा एस्थेटिकली चाहिए, प्लीजिंग। उसकी चीफ कंप्लेंट होगी कि आई डोंट लाइक द वे माई टीथ लुक। ठीक है, दूसरा पेशेंट आता है, उसका मसला ही फंक्शनल है। वो कहता है, डॉक्टर साहब, मेरे दांतों के आगे पीछे होने की वजह से मुझे खाने पीने में तकलीफ होती है। ठीक है, ये दूसरी तरह का पेशेंट है। ठीक है, सबकी आप ऑर्थोडोंटिक असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन सबकी हिस्ट्री डिफरेंट है, सबकी चीफ कंप्लेंट डिफरेंट है। एक पेशेंट आपके पास आके कहता है कि अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे दांतों के आगे पीछे होने की वजह से मुझे स्पीच में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सर्टेन लेटर्स बोलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अच्छा, हिस्ट्री के अलावा हम दो और चीज़ें करते हैं। एक है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और फिर तीसरी चीज़ है रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें ना आपने अपने फिंगर टिप्स पे कर लेनी है। क्या चीज़ें? कि ऑर्थोडोंटिक असेसमेंट में सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो होगी हिस्ट्री, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि आई विल डिस्कस। लेकिन पहले आप ये चीज़ याद रखें, हिस्ट्री, नंबर टू क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और नंबर थ्री पेशेंट रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर फिर स्टडी मॉडल्स, रेडियोग्राफ्स आते हैं और फोटोग्राफ्स आती हैं। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें हैं। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड, और इसी के अंदर ही जब हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट असेसमेंट करेंगे, तो हम पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनाएंगे और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वो प्रॉब्लम्स जिनका ऑर्थोडोंटिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पे वो असर अंदाज कर सकती हैं। मिसाल है, पेशेंट आया आपके पास ब्रेसेस लगवाने। ठीक है, दांत उसके क्रोकेड हैं, लेकिन उसके दांतों में रिस्टोरेशंस भी हैं बहुत ज़्यादा, उसकी ओरल हाइजीन भी नहीं अच्छी, केरीज भी लगी हुई है दांतों में। अब
ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से इसका लेना देना कुछ नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पे ये चीज़ें असरअंदाज करती हैं, क्योंकि अगर आपकी रेस्टोरेशंस हैं और आपके क्राउन लगा हुआ है या कोई ओरल हाइजीन पुअर है, तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते, ब्रेसेस लगा ही नहीं सकते, वो सब फेल हो जाएगा। ठीक है, हमें क्लीन एक्सेस चाहिए। ठीक है, उसके लिए हर चीज़ जो पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें पहले सॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, तो अगर पुअर ओरल हाइजीन का इशू है तो पहले उसको हम ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट से भेजेंगे पेरियो डिपार्टमेंट में कि वो स्केलिंग करा के आए। ठीक है, स्केलिंग के बाद फिर हम देखेंगे अगर उसकी कोई रिस्टोरेशन रहती हैं या कोई उसका सर्जिकल होना है, काम होने वाला रहता है, तो पहले वो सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद फिर उसको अपॉइंटमेंट दी जाएगी इसके लिए ऑर्थोडोंटिक्स के ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऑर्थोडोंटिक्स से ही रिलेटेड हैं, मतलब दांतों का आगे पीछे होना, दांतों की अलाइनमेंट का इशू होना, वही वाले जो ऑर्थोडोंटिक्स के मसले हैं, ओवरजेट, ओवरबाइट ज़्यादा है, ओवरजेट ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, पैथोलॉजिकल हो गई, जिस जो ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट से जिसका नहीं लेना देना, पेरियो में जाके वो पहले स्केलिंग कराएगा, एंडो में जाके उसकी कोई आरसीटी पहले की रहती है वो करवाएगा, केरीज लगी हुई है, जो इस तरह के मसले हैं। और डेवलपमेंटल मसले हैं जो कि ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट में ही उसके मसले सॉर्ट आउट होने हैं। फिर इसके अलावा हम रिस्क और बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे और पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, और ये चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, यही चीज़ आपको ना बहुत अच्छे से, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऑर्थोडोंटिक असेसमेंट में हिस्ट्री सबसे पहले, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रिकॉर्ड्स में स्टडी मॉडल आते हैं, फोटोग्राफ्स आती हैं, रेडियोग्राफ्स आती हैं। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3। ठीक है, और ये तीनों करने के बाद हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम लिस्ट फॉर्म करेंगे कि क्या क्या मसले हैं इसके, क्या क्या मसले हैं जो पैथोलॉजिकल है, जो कि ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट से बाहर ये करवा के आएगा, पेरियो डिपार्टमेंट से स्केलिंग कराएगा, पहले इसका ये काम होने वाला है, पहले इसका सर्जरी का काम होने वाला है, उसके बाद जाके फिर वो ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट में आएगा। ठीक है, ये पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऑर्थोडोंटिक से ही जिनका रिलेशन है, दांतों की अलाइनमेंट नहीं ठीक, दांत क्रुकेड हैं, फंक्शनल इश्यूज हैं, और जो कि ऑर्थोडोंटिक से रिलेटेड हैं सारी। अच्छा, ये वही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, पेशेंट हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स, types of orthodontic problems, caries, periodontal issues, as I told you before, और डेवलपमेंटल में जो मेल एक्लूजन से रिलेटेड है, जो कि ऑर्थोडोंटिक से रिलेटेड है। ये चीज़ आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट और आपके दिमाग में ये स्टोरी लाइन जो मैंने अभी तक आपको बताई है, और ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है ना, तो अगली चीज़ें आपके लिए आसान है, क्योंकि अगली चीज़ें हमने आगे इन्हीं को ही डिस्कस करना है। पहले हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड्स को करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ऑर्थोडोंटिक हिस्ट्री स्टार्ट्स विद द पेशेंट्स ओन डिस्क्रिप्शन। पेशेंट सब्जेक्टिवली बताएगा कि क्या क्या मसला है। ठीक है, और उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगी जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, जो कि आपके कॉलेज के ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में एक चार्ट ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट बनी होगी जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ चीफ कंप्लेंट है, पेशेंट अपने वर्ड्स में बताएगा कि क्या इशू है उसको।
इसके अंदर ऑर्थोडोंटिक हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसमें एक सेकेंड, उसके अंदर चीफ कंप्लेंट एंड एक्सपेक्टेशंस, उसका मेन मसला क्या है, ट्रीटमेंट से उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। चीफ कंप्लेंट, अगर आपके पास पेशेंट आया है, उसके सारे मसले आपने हल कर दिए हैं, आपने उसके दांत ठीक कर दिए, लेकिन उसका वो मेन मसला जो उसको आ रहा था, मान लें कि स्पीच का आ रहा था या खाने पीने में आ रहा था, मैस्टिकेशन में आ रहा था, वो मसला आपका हल नहीं ना हुआ, ठीक है, तो आपका ट्रीटमेंट फेल है, क्योंकि वो मेन मसला ही नहीं हल हुआ, ठीक है। और जो ज़्यादातर पेशेंट्स जो मुश्किल आई वुड से के होते हैं, इन द सेंस के उनको एस्थेटिक कंसर्न होता है, और मोस्टली पेशेंट्स कुछ मोस्टली तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, बट उनमें से कुछ इस तरह हैं जो कि दे आर इनसिक्योर अबाउट देयर लुक्स, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट हो जाएगा तो everything will change, and those kind of patients ask for a Hollywood smile. किसी एक्टर की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जी इस तरह के दांत चाहिए, किसी एक्ट्रेस की दिखाएंगे इस तरह के चाहिए, तो आपने बहुत मोहतात हो जाना है और आपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उनके साथ रखनी है, उनको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन इज़ द की यहाँ पे। आपने किसी भी तरह की फैंटेसी को या किसी इरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को केटर नहीं करना होता, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद इन योर बाउंड्रीज एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। मेडिकल एंड डेंटल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री क्यों लेते हैं? मेडिकल हिस्ट्री इसीलिए लेते हैं कि पेशेंट को कोई इशू ना हो जो जिसकी वजह से ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पे असर हो। मिसाल है, पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है, आपके पास 15 साल का लड़का या लड़की आती है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो आप समझ जाएंगे कि इसको हीलिंग का इशू होगा और इस तरह की चीज़ों में इसको इशू आएगा। अगर पेशेंट को एपिलेप्सी है तो हम ध्यान रखेंगे कि हम कोई फंक्शनल अप्लायंस इस तरह की ना दें जिसकी वजह से उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। और फिर हम और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि उसको एस्थमा तो नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं, हमने उस तरह की चीज़ हमने नहीं यूज़ करनी जो कि एस्थमा को ट्रिगर करे, एनाफिलेक्सिस को ट्रिगर करे, या पेशेंट को निकल एनर्जी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट में निकल नाइटाई वायर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। डेंटल हिस्ट्री हम इसीलिए लेते हैं कि डेंटली पेशेंट को कोई इस तरह की हैबिट तो नहीं है ब्रक्सिज्म की, जो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डेंटल ट्रीटमेंट पे या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पे असरअंदाज करे, ठीक है। ये मकसद होता है इन चीज़ों को करने का। हैबिट्स, थंब सकिंग की अगर हैबिट है तो रूट रिजॉर्प्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि हम उसकी हैबिट्स के बारे में पूछते हैं कि कोई ऐसी हैबिट तो नहीं है जो कि ट्रीटमेंट को हिंडर करे या ट्रीटमेंट को ख़राब कर दे। ग्रोथ स्टेटस, उसकी एज क्या है, क्योंकि एक सर्टेन एज में हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने मिक्स डेंटेशन वाले चैप्टर में बताया कि जो फंक्शनल अप्लायंसेस हैं, फॉर एग्जांपल हेड केयर है, और जो और मुख्तलिफ अप्लायंसेस हैं वो हम एक पर्टिकुलर एज में दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद वो असर नहीं करती, ठीक है। तो ग्रोथ स्टेटस देखना ज़रूरी है, उसकी एज क्या है, मोटिवेशन एंड सोशियो बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब क्या पेशेंट खुद भी मोटिवेटेड है उस चीज़ के लिए, क्योंकि जो फिक्स्ड अप्लायंस ट्रीटमेंट या ब्रेसिव ट्रीटमेंट होता है वो 1 से 1.5 से 2 साल का प्रोसीजर होता है, और इसके अंदर आप पेशेंट को स्पेशली अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है,
ठीक है। सो ये चीज़ें हम गेज करते हैं। चाइल्ड इनपुट इन असेसमेंट, सेम थिंग कि पेशेंट की अगर पेशेंट अंडर 18 है या अंडर 15 है तो उसकी अपनी विलिंगनेस है उस ट्रीटमेंट में, या फिर वो किसी के प्रेशर में करवा रहा है ट्रीटमेंट। तो ये चीज़ें, ये चीज़ों को गेज करना ज़रूरी है। मेडिकल हिस्ट्री, आई हैव टोल्ड यू कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हीलिंग पे असरअंदाज करे, अप्लायंस की चॉइस हमें देखनी पड़ती है, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी। ये मकसद होता है मेडिकल हिस्ट्री लेने का। डेंटल हिस्ट्री में ब्रक्सिज्म, टीएमजे जॉइंट प्रॉब्लम, हाइपोडोंशिया, इनेमल डिफेक्ट, कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पे असर करे, ठीक है, इन अ नेगेटिव सेंस। तो ये चीज़ें हम पहले देख लेते हैं कि इस तरह का कोई इशू तो नहीं है, और फिर हम अपने ट्रीटमेंट को उस हिसाब से केटर कर लेते हैं, टेलर्ड कर लेते हैं। अच्छा, की हैबिट्स में थंब और डिजिट सकिंग, नेल बाइटिंग, ये चीज़ें रूट रिजॉर्प्शन का रिस्क बढ़ा देती हैं, तो इन हैबिट्स को भी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। आगे हम हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस के बारे में भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, और सेल्फ एनालिसिस का भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा हो कि आपने पहले नहीं पढ़ी, ठीक है, तो आपने उसको लेके परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको लग भी रही हो कि आपने नहीं पढ़ी हुई, तो अगले चैप्टर्स में प्रोबेबली हम वो कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्थोडोंटिक्स एज अ होल एक चीज़ है। तो हर चैप्टर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो पहले शायद पढ़ी नहीं हमने, ठीक है। जिस तरह इस चैप्टर में आप आगे सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स आएंगे जो कि हमने अगले चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन वो इस चैप्टर का भी छोटा सा पार्ट है। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये चीज़ हमने पहले नहीं पढ़ी। जो भी चीज़ है इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और हम उसको कवर कर लेंगे। फिजिकल ग्रोथ स्टेटस, वही बात है, उसकी एज क्या है, क्योंकि जो ग्रोथ मॉडिफिकेशन अप्लायंसेस होती हैं जो कि हम फॉर एग्जांपल क्लास 2 में हेड गियर देते हैं, और फेस वो देते हैं क्लास 3 में, ठीक है, तो ये हम एक पर्टिकुलर एज में ही दे सकते हैं। उसके बाद फिर हमें फिक्स्ड अप्लायंस ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है एडल्ट्स में। तो दैट्स व्हाई वी लुक फॉर दिस मोटिवेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। ये वही वाली बात है। सोशियो बिहेवियरल फैक्टर्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी, रेगुलर डेंटल विजिट्स होंगे, तो पेशेंट का या अगर चाइल्ड है तो उसका मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, और उसका बिहेवियर इस ट्रीटमेंट के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आ गए हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे। अब हमारी हिस्ट्री हो गई है और अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन को अब हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने पेशेंट की हिस्ट्री ले ली। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था, शुरू में भी बताया था कि ऑर्थोडोंटिक्स में 3 प्लेन हैं। 3 प्लेन्स को हम स्टडी करते हैं, जो कि एंट्रोपोस्टीरियर है, जिसे सेजिटल कहते हैं हम, ठीक है। एक मिनट में आपको ये दिखाता हूँ। ये वर्टिकल प्लेन है, ये ट्रांसवर्स प्लेन है, और ये सेजिटल प्लेन है, ठीक है। अब वर्टिकल प्लेन मतलब पेशेंट को का चेहरा आप इमेजिन करें, आप फेस टू फेस पेशेंट को देख रहे हैं, ठीक है, फेस टू फेस, आप आई टू आई खड़े हैं एक दूसरे के, ठीक है। वर्टिकली आप फ्रंट से देख रहे हैं, और वर्टिकल प्लेन में जो इश्यूज होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, जो कि हमें रिफ्लेक्ट होते हैं। ओवर बाइट जिसमें आता है, ओपन बाइट आता है, ठीक है। अभी आप यही तीनों को अपने जहन में रखें, फेशियल थर्ड्स, ओवर बाइट, ओपन बाइट। अगर आप पेशेंट को सामने से ही देखें, लेकिन एक पेशेंट का अगर ये फेस है, फॉर एग्जांपल मैं आपको फेस, ये पेशेंट की आंखें हैं,
ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसी है, सो बेयर विद इट। अच्छा, अब ये पेशेंट को आप फ्रंट से देख रहे हैं, ये है, ये मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया, ये स्ट्रेट लाइन है, बट माउस की वजह से ये ज़रा इस तरह से डिविएटेड हो गई है। ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्लेन है, और ये जो नाक से जो सर के पीछे तक, मतलब डीपनेस में, ये अब लाइन मुझे इस तरह बनानी पड़ेगी सैजिटल की, ये सैजिटल या एपी, एंट्रोपोस्टीरियर, मतलब डेप्थ में अगर आप देखें, साइड से देखें ना, अगर आप पेशेंट को, ये फॉर एग्जांपल पेशेंट का ये नाक है, ये उसका, ये उसके लिप्स हैं, और ये चीज़ यहाँ से नाक से लेके सर के पीछे तक, ये एंट्रोपोस्टीरियर प्लेन है, ठीक है। अब इन जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम्स हैं, वो हम इन्हीं 3 प्लेन्स में देखेंगे, ठीक है। अब वर्टिकल प्लेन में फेशियल थर्ड्स को देखेंगे हम, फेशियल थर्ड्स जो कि इस तरह से हम फेशियल थर्ड्स को देखेंगे, ये फेस को हमने, फेशियल थर्ड्स का मतलब है फेस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और ये तीनों हिस्से एक जितने ही होने चाहिए। अगर लेट से कि ये और ये बराबर हैं, लेकिन ये जो है ये कम है, ठीक है, ये इनसे कम है, तो उस केस में फिर हम कंसिडर करेंगे डीप बाइट टेंडेंसी, ठीक है, कि डीप बाइट है। और अगर ये चीज़ इन दोनों से ज़्यादा है, तो फिर ओपन बाइट टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो वर्टिकल में हम ये देखते हैं, ट्रांसवर्स में हम फेशियल सिमेट्री देखते हैं, ये दोनों को, दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं, फेशियल एसिमेट्री, डेंटल मिडलाइंस, क्योंकि जो डेंटल मिडलाइन है, जो एक इमेजिनरी लाइन पास करती है नाक से सेंट्रल इंसाइजर अपर और फिर लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स, तो वो एक ही लाइन में होनी चाहिए ये तीनों चीज़ें। ये इमेजिनरी लाइन है ना, ये नोज से पास कर रही है, ये अपर सेंट्रल और ये लोअर सेंट्रल। अगर अपर सेंट्रल लाइन यहाँ पे है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि अपर सेंटर लाइन डिविएटेड है टूवर्ड्स राइट, और अपर सेंटर लाइन डिविएटेड 2 मिलीमीटर्स टूवर्ड्स राइट, जितना भी है, ठीक है। उस चीज़ को भी हमने सॉल्व करना है, और उस चीज़ को भी हम प्रॉब्लम लिस्ट में डालेंगे, ठीक है। एंट्रोपोस्टीरियरली मैक्सिला टू मैंडिबल, इस एंट्रोपोस्टीरियरली हम क्लास 1, 2 या 3 रिलेशनशिप देखेंगे, क्योंकि एंट्रोपोस्टीरियरली हमें नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये इंसाइजर है अपर, और ये लोअर इंसाइजर है, तो ये साइड व्यू से हमें ये नज़र आ रहा है एंट्रोपोस्टीरियरली। इसी तरह ही हम ये रिलेशनशिप देखेंगे कि ये क्लास 1 है इस पेशेंट पे, या क्लास 2 है, या क्लास 3 है। ओवरजेट देखेंगे, ओवरजेट भी हमें पता चल जाता है इस प्लेन में, और ओवरजेट हमें इसमें पता चलता है, ओवर बाइट हमें वर्टिकल में पता चलेगा, ठीक है। और इंसाइजर, केनाइन, मोलर रिलेशनशिप, ये सब क्लास 1 में होना चाहिए। लेकिन अगर लेट सपोज एक पेशेंट आया है, उसका क्लास 2 है और या क्लास 3 है, तो हमने उसको क्लास 1 में फिनिश करना है सारी चीज़ों को। ये हमारा वन ऑफ द मेजर ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने क्लास 1 में अपना केस फिनिश करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आई थिंक कि आपको ये चीज़, आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, बिकॉज आई हैव रिपीटेड इट मैनी टाइम्स। ये कॉन्सेप्ट ना आगे भी आएगा अगले चैप्टर्स में, तो ये वाली चीज़ को आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें, ठीक है।
3 डायमेंशंस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये वही बात है जो मैंने पहले रिपीट की है कि एक्स्ट्रा ओरली हम मैक्सिला टू मैंडिबल रिलेशनशिप देखेंगे, एंट्रोपोस्टीरियरली साइड व्यू में हमें पता चल जाएगा कि क्लास 1 है, क्लास 2 है या क्लास 3 है। ठीक है, इंट्रा ओरली तो हमें दांत देख के ही पता चल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा ओरली किस तरह पता चलेगा वो आई विल डिस्कस इट। अच्छा, इंट्रा ओरली इंसाइजर क्लासिफिकेशन, ओवरजेट, केनाइन रिलेशनशिप, मोलर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। वर्टिकल में वही चीज़, फेशियल थर्ड्स, एक्स्ट्रा ओरली फेशियल थर्ड्स। इंट्रा ओरली हम ओवरबाइट देखेंगे फ्रंट से, कि मिसाल है ये हमारा इंसाइजर है, फ्रंट से हमें नज़र आ रहा है, तो ये लेट से कि ये लोअर इंसाइजर है और ये इसके पीछे हुआ हुआ है, कैमोफ्लाज हुआ हुआ है। लोअर इंसाइजर की टिप इतनी छोटी नहीं है, टिप इसके पीछे है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ओवरबाइट कितना है। नॉर्मली ओवरबाइट होता है 1 to 2 mm और ओवरजेट होता है, ये ओवरजेट होता है 2 to 4 mm। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। इससे अगर ज़्यादा होगा, मिसाल है कि इस केस में अगर 3 mm है, तो फिर हम उसे डीप बाइट कहेंगे। ठीक है, और अगर ओवरजेट लेट से 4 से ज़्यादा है, 6 mm है, तो वो तो दैट मीन्स कि ओवरजेट ज़्यादा है नॉर्मल वैल्यू से। ट्रांसवर्स में हम फेशियल एसिमेट्री, इंट्राओरली हम ट्रांसवर्स में देखेंगे कि सेंटर लाइन, वही वाली बात जो कि सेंटर लाइन अगर ये मिसाल है कि ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला इंसाइजर है और ये एक ही, ये लाइन अगर एक ही प्लेन से पास कर रही है तो सेंटर लाइन कोइंसाइड कर रही है। लेकिन अगर ये अपर वाले दांत, ऊपर वाले दांत थोड़ा सा इधर की तरफ हैं तो सेंटर लाइन डिविएटेड है। ठीक है, और कुछ कुछ पेशेंट्स इस तरह के होते हैं जिनकी सेंटर लाइन डिविएटेड होती है, उनके जो अपर सेंट्रल इंसाइजर्स के दरमियान जो लाइन पास कर रही है वो कोइंसाइड नहीं कर रही होती लोअर से, तो उस केस में सेंटर लाइन डिविएटेड है। एक्स्ट्रा एग्जामिन द फेस इन फ्रंटल एंड प्रोफाइल। अच्छा, फ्रंटल व्यू वही वाली चीज़ है, फ्रंटल व्यू होता है सामने से और प्रोफाइल होता है साइड से। अब ये माउस से ऐसी ड्राइंग ही बन सकती है, सो बेयर विद इट, जैसी भी बनती है बना लेते हैं। अब आई मीन या व्हाटसोएवर, बट साइड से। ठीक है, आगे आई विल शो यू द फ्रंटल एंड प्रोफाइल व्यू एज वेल। ठीक है, और स्केलेटल पैटर्न एक्स्ट्रा ओरल में हम देखते हैं। स्केलेटल पैटर्न कैसे देखते हैं वो भी आई विल शो यू। सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यूज में क्या आता है, लिप्स, हमारे नेजोलेबियल एंगल, जो नोज और लेबिया, जो लिप्स के दरमियान एक एंगल बन रहा है उसे कहते हैं नेजोलेबियल एंगल। और टंग, इसमें सॉफ्ट टिश्यूज में लिप्स, नेजोलेबियल एंगल एंड टंग। एंड टीएमजे भी आता है, बट ये 3 मेजर है। ठीक है, और स्माइल एस्थेटिक्स, ये हमने चाहिए, ये आप इसको इस तरह से निमोनिक में याद कर लें कि ट्रिपल एस, स्केलेटल, सॉफ्ट टिश्यू, स्माइल एस्थेटिक, एक्स्ट्रा ओरल में। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये जो बात यहाँ पे की है ना, स्केलेटल पेट्रल एक्स्ट्रा ओरली किस तरह चेक करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि जो ये इसने फिंगर यहाँ रखी है, तो ऑफ कोर्स क्लास 1 है अगर, तो
जो मैक्सिला या मैक्सिलरी बोन है वो थोड़ी सी आगे ही होगी और मैंडिबुलर बोन थोड़ी सी पीछे होगी, ठीक है। जिस तरह से इस केस में आपको नज़र आ रहा है, मैं रीड भी कर देता हूँ कि द अपर जॉज लाइज 2 to 4 mm इन फ्रंट ऑफ द लोअर। सो या दिस इज क्लास 1 नॉर्मली। अगर ये क्लास 2 होता तो ये वाली फिंगर और इधर को होती और डिस्टेंस इनका ज्यादा हो जाता, ठीक है। अगर ये क्लास 3 होता तो ये आगे वाली फिंगर अंदर की तरफ होती और ये बाहर की तरफ होती, तो ये रिवर्स हो जाता, ठीक है। दिस इज इजी, दिस इज नॉट समथिंग रॉकेट साइंस। और ये एक प्रोफाइल हम किस तरह से चेक करते हैं। प्रोफाइल प्रोफाइल ये होती है, ये प्रोफाइल व्यू है, ठीक है। इस व्यू को प्रोफाइल व्यू कहते हैं। बट प्रोफाइल के थ्रू हम किस तरह से बता सकते हैं कि ये क्लास 1 है या ये क्लास 2 है या ये क्लास 3 है। एक तो ये चीज़ हो गई ना, जिससे अब आपको पता चल गया कि ये क्लास 1 है। एक ये चीज़ हो गई कि एक इमेजिनरी लाइन पास करती है, इस सॉफ्ट टिश्यू मार्क को कहते हैं ग्लेबेला और इस सॉफ्ट टिश्यू को मार्क को कहते हैं सबनेजेल और इस सॉफ्ट टिश्यू मार्क को कहते हैं पोगोनियन, ठीक है। और ये अगर लाइन इस तरह से स्ट्रेट पास कर रही है ना, तो या स्लाइट इसके अंदर अगर डिविएशन है तो इट्स कॉल्ड क्लास 1। बट आगे you will get to know के how does this line feels when how does this line looks when it is class 2 और when it is class 3। ओके, सो यही लाइन अब आप देख रहे हैं। इस केस में ये लाइन जरा सीधी थी, क्लास 1 है, ठीक है। इस केस में ये इस तरह करके एंगल बना रही है, तो ये क्लास 2 है। और इस केस में ये रिवर्स है, ऐसे बना रही है, तो ये क्लास 3 है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लग गई होगी कि दिस इज क्लास 1, दिस इज क्लास 2 एंड दिस इज क्लास 3। फेशियल थर्ड्स को अभी ये एक्स्ट्रा ओरल ही चल रहा है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस, दिस इज एक्स्ट्रा ओरल। एक्स्ट्रा ओरल में ही इस प्रोफाइल का क्या इस व्यू का क्या नाम है, दिस इज फ्रंटल। जो पहले हम पढ़ रहे थे वो था प्रोफाइल, दिस इज फ्रंटल। फ्रंटल में हम क्या करेंगे कि फेस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर हैं। और ये जो तीसरा है ना, ये फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक लोअर थर्ड है और एक अपर थर्ड है, ठीक है। और इसमें यू कैन सी कि ये मार्किंग कहाँ से है, हेयर लाइन टू ग्लेबेला, हेयर लाइन टू ये ग्लेबेला तक है, और फिर ग्लेबेला टू सब नेजेल तक है, और फिर द लोअर कैन पार्ट कैन बी डिवाइडेड टू फर्दर थर्ड, द अपर लिप लाइंग इन द फ्रंट, या तो ये 1/3 है, ये 2/3 आता है और ये 1/3 है। लोअर वाला पार्ट फर्दर इसमें डिवाइड हो गया। अच्छा, स्माइल एस्थेटिक्स। अच्छा, अब ये वाली जो चीज है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकली किसी पेशेंट को देखते हैं जो कि ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में आता है, तो अब ये कुछ बेंचमार्क्स हैं, ये कुछ आइडियल्स हैं, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि जब हम केस फिनिश कर रहे हों तो फाइनल तो ये हर चीज़ अचीव हो रही हो, ठीक है। अब ये कुछ आइडियल्स हैं कि आइडियली क्या होता है कि फुल विजिबिलिटी ऑफ अपर इंसाइजर्स विद मिनिमल जिंजिबा। बट अब हर किसी का तो इस तरह से नहीं हो रहा होता। कुछ लोगों के फुल अपर इंसाइजर्स विजिब, जब वो स्माइल करते हैं तो कुछ लोगों के फुल विजिबिलिटी होती है अपर इंसाइजर्स की विद मिनिमल 1 to 2 mm ऑफ जिंजिवा, जो कि नज़र आता है दांत दांत के ऊपर। अगर अपर अपर इंसाइजर्स को देखें ना तो जिंजिवा भी हल्का सा नज़र आता है। लेकिन ये एक आइडियल सिनेरियो है, ठीक है। इसको इसको हम एज अ बेंचमार्क लेके चलते हैं। लेकिन
नॉर्मली भी लोगों की ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती, कुछ में नज़र आते हैं अपर इंसाइजर, कुछ में बहुत थोड़े से नज़र आते हैं, कुछ में 2/3 नज़र आते हैं सिर्फ। इंसाइजर एजेस पैरेलल टू लोअर लिप, इसे कहते हैं स्माइल आर्क और कॉन्सोनेंट स्माइल, ठीक है। दैट आई विल शो यू यहाँ पे कि ये जो अपर इंसाइजर की ये जो टिप्स है ना, दिस इज पैरेलल टू लोअर लिप which is called consonant smile. Gingival margin of central canine lateral 1 mm incisal minimum बक्कल कॉरिडोर्स किन चीज़ों को कहते हैं? मिनिमल बक्कल कॉरिडोर्स, बक्कल कॉरिडोर्स कहते हैं इन चीज़ों को। ये आइडियली जो कि मैंने आपको बताया कि बेंचमार्क्स बने हुए हैं एस्थेटिक्स के, ये मिनिमल शो होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के ज़्यादा शो हो रहे होते हैं, किसी के बिल्कुल शो नहीं होते। सो हमारी ये सब बताने का मकसद ये है कि हमारी कोशिश होती है कि उसको एक आइडियल स्माइल में किया जाए, बट ये 100% पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बेंचमार्क आप देख लें, याद कर लें, बट प्रैक्टिकली आप अपने माइंड में रखें कि जब हम प्रैक्टिकली एक ऑर्थोडोंटिक्स का केस करते हैं तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ बिल्कुल आइडियल हो जाए, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू में आई टोल्ड यू लिप्स आता है, नेजोलेबियल एंगल आता है, और नेजोलेबियल एंगल आई विल शो यू इन क्या होता है इन द नेक्स्ट स्लाइड। लिप्स को हम चेक करते हैं कि कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट में क्या फ़र्क होता है, दैट आई विल टू टेल यू। अच्छा, कॉम्पिटेंट लिप्स होते हैं कि नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में जो लिप्स हैं वो इजीली बंद हो जाएं और एक दूसरे को टच कर लें, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट लिप्स होते हैं जब आपको जोर लगा के आगे वाले लिप्स को बंद करना पड़ रहा हो, और वो एक और बाहर से एक स्ट्रेच नज़र आ रहा हो, कि जिस तरह मैं आगे आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा जिसमें आपको लग रहा हो कि जोर लगा के बंद किए जा रहे हैं लिप्स। अब जिस तरह ये तो कॉम्पिटेंट लिप्स हैं, बट आप ये केस देखें, ये देखें, यहाँ पे ये लिप्स जो हैं इनकॉम्पिटेंट है। ये जोर लगा, यहाँ पे देखें, आपको लग रहा है कि जिस तरह उसने स्लाइट स्ट्रेच किया हुआ है अपने लिप्स को टू क्लोज हर माउथ। सो या these are called incompetent lips, ठीक है। नेजोलेबियल एंगल, नेजोलेबियल एंगल इस एंगल को कहते हैं, ये जो एंगल बन रहा है ये नेजोलेबियल एंगल, इसकी नॉर्मल वैल्यू 90 to 110 है। अच्छा, अब ये जो सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स जो मैंने आपको बताए हैं, ग्लेबेला, सबनेजेल, पोगोनियन, इन चीज़ों से आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। जो नेक्स्ट चैप्टर है ना सेफलोमेट्रिक एनालिसिस का, उसके अंदर हमने ये मार्किंग्स को ही पढ़ना है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि ऑर्थोडोंटिक असेसमेंट है, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के थ्रू आपको अब पता चल गया है कि ग्लेबेला किस मार्किंग को कहते हैं, सबनेजेल किस मार्किंग को कहते हैं, पोगोनियन किस मार्किंग को कहते हैं, लेकिन आगे भी हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो या सॉफ्ट टिश्यू में लिप्स, नेजोलेबियल एंगल, और या ये चीज़ आपने देख ली, पर्पस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, या वही चीज़, ये स्लाइड रिपीट हो रही है, टू आइडेंटिफाई पैथोलॉजिकल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड्स, एग्जामिन फेस एंड डेंटिन, 3 प्लेन्स, एंट्रोपोस्टीरियर। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में चाहे एक्स्ट्रा ओरली हो या इंट्रा ओरली हो, आपने इन 3 प्लेन्स को देखना है। एंट्रोपोस्टीरियर, वर्टिकल ट्रांसफर, ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले चैप्टर्स में भी आपको समझा दिया है।
एंट्रोपोस्टीरियर क्या कौन सा प्लेन होता है, वर्टिकल कौन सा होता है, ट्रांसवर्स कौन सा होता है। और इनमें भी फर्दर एंट्रोपोस्टीरियर में आपने एक्स्ट्रा ओरली देखना है और इंट्रा ओरली देखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा ओरली में क्या चीज़ आ गई, वो लाइन मेरिडियन लाइन वाली, जिसके अंदर एक्स्ट्रा ओरली में ये चीज़ आ गई। एक्स्ट्रा ओरली आपने एंट्रोपोस्टीरियर में ये लाइन देखी, ये चीज़ देखी, ये वाली चीज़, इस चीज़ को आपने देखा एक्स्ट्रा ओरली में, और इस चीज़ को, ये सेम चीज़ है। ठीक है, और इंट्रा ओरली में फिर आपने वो चीज़ चेक की, इंसाइजर के नाइन रिलेशनशिप। वर्टिकल में आपने एक्स्ट्रा ओरली में फेशियल थर्ड्स देखे। ठीक है, ये चीज़ देखी वर्टिकली में, फ्रंटल प्रोफाइल में फेशियल थर्ड, और इंट्रा ओरली में आपने वही चीज़ें ओवर बाइट और या वो चीज़ें आपने देखी। ओपन बाइट तो नहीं है, ओवर बाइट तो नहीं है। ठीक है, ट्रांसवर्स में आपने क्रॉस बाइट देखी इंट्रा ओरली, और सेंटर लाइन देखी इंट्रा ओरली, और एक्स्ट्रा ओरली आपने देखा फेशियल सिमेट्री को। ठीक है, सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर आपका पक्का हो गया ना क्लिनिकल एग्जामिनेशन का, सो आगे आने वाले चैप्टर्स में यही कॉन्सेप्ट आपको एक एक बेस प्रोवाइड कर देगा फॉर ट्रीटमेंट प्लान्स। कि आपको केस देखते ही, जो आप केस देखेंगे, जो आपकी यूनिवर्सिटी में आपको टीचर्स और प्रोफेसर्स केस दिखाएंगे, तो आप फौरन से आपको केस देख के आप उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे तीनों प्लेन्स में, कि अच्छा एंट्रोपोस्टीरियरली ये इश्यूज आ रहे हैं, वर्टिकली ये इश्यूज हैं, ट्रांसफर ये इश्यूज हैं। ये चीज़ और ये कॉन्सेप्ट आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है अगर आप एक अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट बनना चाहते हैं। 3 डायमेंशंस ऑफ ऑर्थोडोंटिक एग्जामिनेशन, वही चीज़ है, ये चीज़ रिपीट हो रही है। यही बात मैंने अभी कही है कि एंट्रोपोस्टीरियरली में एक्स्ट्रा ओरली में हम क्या देखेंगे, इंट्रा ओरली में हम क्या देखेंगे, वर्टिकल में एक्स्ट्रा ओरल में हम क्या देख रहे हैं, इंट्रा ओरल में क्या देख रहे हैं। अच्छा, मैंने ये चीज़ का नाम नहीं लिया मैंडिबुलर प्लेन एंगल, क्योंकि अभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज़ कवर हमने करनी है, सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स, मैंडिबुलर प्लेन एंगल, SNA वैल्यूज़, SNB वैल्यूज़। ठीक है, वो सेफलोमेट्रिक एनालिसिस में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी इस बारे में ज़्यादा डिटेल जानना ज़रूरी नहीं है। ट्रांसवर्स में फेशियल एसिमेट्री, इंट्राओरल में सेंटर लाइन, वो ही चीज़ें कि तीनों प्लेन्स में हमने क्या प्रॉब्लम्स देखनी है। ठीक है, ये वही चीज़ रिपीट हो रही है। सेम थिंग वर्टिकल असेसमेंट में हम, या ट्रांसवर्स असेसमेंट में हम ये देख रहे हैं। स्माइल एस्थेटिक्स के आइडियल्स क्या हैं, ये रिपीट हो रही है वो चीज़। सॉफ्ट टिश्यू में हम लिप्स को देखते हैं, टंग को देखते हैं, नेज़ोलेबियल एंगल, लिप फुलनेस देखते हैं, लिप की कॉम्पिटेंस देखते हैं। लिप्स मैंने आपको बता दिया, कॉम्पिटेंट वो होते हैं कि लिप्स मीट नेचुरली। पोटेंशियली कॉम्पिटेंट कैन सील विद एफर्ट। इनकॉम्पिटेंट मीन्स के सील ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो यहाँ पे ये मैं एक चीज़ को ज़रा रीफ्रेश कर दूँ, थोड़ी सी मेरे से मिस कोट हो गई है, कि ये लिप्स जो हैं ये पोटेंशियली कॉम्पिटेंट हैं, दीज आर नॉट इनकॉम्पिटेंट, दीज आर पोटेंशियली कॉम्पिटेंट, क्योंकि शी इज एबल टू क्लोज हर लिप्स। ठीक है, बट अगर शी वोंट बी एबल टू क्लोज हर लिप्स, ठीक है, फिर भी गैप है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है, तो लिप्स आर इनकॉम्पिटेंट, मतलब अनएबल टू मीट। सो या ये चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा था।
ठीक है। एवेल्यूएट नेजोलेबियल एंगल, नेजोलेबियल एंगल की वैल्यू आप रट लें 90 to 110 होती है, ये एमसीक्यू आता है। लिप फुलनेस या नेजोलेबियल 190 to 110, अगर हाई एंगल है तो इसका मतलब है कि लिप प्रोट्रूसिव है। ठीक है, हाई एंगल का मतलब है कि ऐसे बन रहा है एंगल, और तो लिप इसका मतलब है रिट्रूवल। लो एंगल का मतलब है ऐसे है, तो लिप प्रोट्रूसिव है। ये आप इमेजिन करें ना, ये लिप है या ये लिप्स की तरफ है, तो ये लो एंगल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़रा इसको एक दो दफ़ा देखेंगे इस लेक्चर को, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट, बट दीज कॉन्सेप्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। टंग एग्जामिनेशन, अच्छा टंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ पेशेंट्स को एंडोजीनियस थ्रस्ट होती है, एंडोजीनियस टंग होती है। उसमें क्या होता है कि हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है, अब एंडोजीनियस टंग या एंडोजीनियस थ्रस्ट की वजह से उनकी टंग, उनकी ज़बान बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे की तरफ आपने देखा होगा कुछ लोगों का कि जब वो बोलते भी हैं तो उनकी ज़बान ज़्यादा नज़र आ रही होती है नॉर्मल से, तो उन पेशेंट्स में एंडोजीनियस थ्रस्ट होता है। उस केस में इंसाइजर प्रोक्लिनेशन होती है, ओपन बाइट होती है, लिस्प होता है। ठीक है, टंग रेस्टिंग बिटवीन टीथ, ये आपने चीज़ याद कर लेनी है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोजीनियस थ्रस्ट या ऑस्पी में क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़। अडेप्टिव थ्रस्ट रिजॉल्व पोस्ट ट्रीटमेंट टंग रेस्ट पोजीशन आ जाए, और ये चीज़ इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि अगर एंडोजीनियस थ्रस्ट है तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद रीलैप्स हो जाएगा। मिसाल है, क्लास टू था, क्लास टू इंसाइजर रिलेशनशिप था, हमने क्लास टू को क्लास वन में किया। इंसाइजर इनिशियली प्रोक्लाइंड थे, हमने रेट्रोक्लाइन किए, पीछे की तरफ किए। अब क्या है कि पीछे जो टंग है ना, एंडोजीनियस थ्रस्ट की वजह से वो आगे को धक्का दे रही है दोबारा से अपर इंसाइजर्स को, जिसकी वजह से रिलैप्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। टीएमजे का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट स्टिल वी डू चेक इट, नोट फॉर क्लिक्स crepitus, बट देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन महल एक्लूजन एंड टीएमजे। मतलब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पे टीएमजे का कोई इतना डायरेक्ट असर नहीं है, तो बट वी स्टिल लुक फॉर दिस। ठीक है, ये भी सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन में ही आता है एक्स्ट्रा ओरली। टीएमजे के वर्ड से आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, क्योंकि हम बाहर से ही एक्स्ट्रा ओरली ही हम चेक करते हैं इसको, तो या दिस इज अ सॉफ्ट टिश्यू में आता है। ये सॉफ्ट टिश्यू में आता है लिप्स, नेजोलेबियल एंगल और टंग और टीएमजे। ठीक है, ये 3 से 4 चीज़ें आती हैं। अब इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन का पर्पस वही है, वो चीज़ें जो पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को करना, कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से पहले कहीं स्केलिंग की तो नहीं ज़रूरत पेशेंट को। अच्छा, केरीज है, जो रिस्टोरेशंस हैं वो पहले, मतलब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से जो भी पहले काम पेशेंट का पेंडिंग है ना, वो पेशेंट करवा ले। ठीक है, केरीज लगी हुई हैं तो वो दांत अपना, तो उसको फिलिंग करवाए, रिस्टोरेशंस को एवेल्यूएट करना, सारी चीज़ों को, अगर उसकी एक्सट्रैक्शन होने वाली है तो एक्सट्रैक्शन करवाए। ठीक है, तो उसके बाद ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, ओरल हेल्थ असेसमेंट या दिस कम्स अंडर दिस इंडिविजुअल आर्च असेसमेंट में हम, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ये कर्व ऑफ स्पी। ठीक है, ये तो वही चीज़ें हैं कि हम आर्च, दोनों आर्च में अपर और लोअर में देखते हैं क्राउडिंग, टूथ अलाइनमेंट, लेबियल इंक्लिनेशन, केनाइन। अच्छा, ये जो सारे मसले हैं ना, ये सारे मसले ब्रेसेस
जिसको हम नॉन टेक्निकल ज़बान में ब्रेसिस कहते हैं, और ऑर्थोडोंटिक की टेक्निकल लैंग्वेज में फिक्स्ड अप्लायंसेस कहते हैं। ये सारे मसले फिक्स्ड अप्लायंसेस से ही हल होंगे। मतलब आपने ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि ये प्रॉब्लम लिस्ट तो हमने निकाल ली कि एक पेशेंट क्राउडिंग हुई हुई है, ये है वो है, केनाइन एंगुलेटेड है, सिमिट्री नहीं अलाइंड, सेंटर लाइन शिफ्ट हुई हुई है राइट को, जो भी मसले हैं ये फिक्स्ड अप्लायंसेस, जब फिक्स्ड अप्लायंस के अंदर ब्रैकेट आर्च वायर ये सारी चीज़ें आती हैं तो हम आर्च वायर के अंदर और ब्रैकेट के अंदर ऐसी सेटिंग्स उसको इस तरह से करते हैं कि ये सारी इश्यूज जो हैं वो हो जाएं सॉल्व। ठीक है, तो ये फिक्स्ड अप्लायंस से सारी चीज़ें हल हो रही हैं, होने वाली हैं। और अगर पेशेंट की एज, फॉर एग्जांपल पेशेंट को ये तो है ना डेंटल इश्यूज, ठीक है, अगर पेशेंट को स्केलेटली कोई इशू है, मतलब स्केलेटल क्लास 2 है, एक्सट्रीम स्केलेटल क्लास 2 है, ठीक है, तो पेशेंट को ये करने से, फिक्स्ड अप्लायंस करने से उसका वो क्लास 2 पैटर्न, जो एक्सट्रीम क्लास 2 पैटर्न है वो रिजॉल्व नहीं होगा। एक्सट्रीम क्लास 2 में हम सर्जरी अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेंटल इश्यूज है ना, ये हम फिक्स्ड अप्लायंसेस से रिजॉल्व कर सकते हैं, बट जो स्केलेटल इश्यूज हैं कि डेंटल के बावजूद डेंटल इश्यूज को रिजॉल्व करने से जिसका डायरेक्ट इतना लेना देना नहीं है, तो स्केलेटल का इशू सर्जरी से रिजॉल्व होगा, ठीक है, वो हम सेकंड लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर्जरीज कौन कौन सी होती हैं ऑर्थोडोंटिक्स में, ठीक है। बट आपने ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि क्लास 1 मेल एक्लूजन है, मतलब क्राउडिंग है, वो और तरह से होगी डील, ठीक है, जो कि हम इंडिविजुअल आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्लास 1 में क्लास 1 की चीज़ें पढ़ेंगे, क्लास 2 में क्लास 2 की पढ़ेंगे, क्लास 3 में क्लास 3 की। ये अभी जेनेरिक प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, क्राउडिंग और स्पेसिंग, टूथ अलाइनमेंट, ये मसले फिक्स्ड अप्लायंसेस से ही हल होंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि ये एक जेनेरिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि फिक्स्ड अप्लायंसेस से होंगी, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि स्केलेटल क्लास 2 है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जाहिर है मैंने वही बात बताई है कि हर पेशेंट का प्रॉब्लम डिफरेंट है, ठीक है, उस केस में फिर हम डिफरेंट अप्रोच लेंगे। अच्छा, कर्व ऑफ स्पी क्या चीज़ होती है? कर्व ऑफ स्पी होती है कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कि बकल कस्प ऑफ सेकंड प्रीमोलर ऑफ वन साइड, ठीक है, लोअर आर्च में, लोअर मैंडिबल की बात हो रही है, बकल कस्प ऑफ सेकंड प्रीमोलर से ऑफ वन साइड टू बकल कस्प ऑफ सेकंड प्रीमोलर ऑफ अदर साइड तक जाती है, ठीक है। और ये कर्व ऑफ स्पी नॉर्मली जो होती है ना वो 0 to 2 mm होती है। आइडियली कर्व ऑफ स्पी 0 होती है, ठीक है, मतलब अक्लूजल प्लेन ऐसे होना चाहिए फ्लैट, या हल्का सा ऐसे हो सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा कर्व ऑफ स्पी, फॉर कर्व ऑफ स्पी अगर आपकी 5 mm है तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो हमें कर्व ऑफ स्पी को भी ठीक करना पड़ता है जो कि फिक्स्ड अप्लायंसेस से हम करते हैं, ठीक है। और अब एक सवाल ये है आपके ज़हन में आ रहा होगा सर कि हम कर्व ऑफ स्पी मेजर किस तरह करते हैं, ये या क्राउडिंग पता किस तरह चलती है हमें कितनी क्राउडिंग है, ठीक है। अब जो एक्सपर्ट्स ऑर्थोडोंटिक्स होते और ऑर्थोडोंटिस्ट्स होते हैं वो तो आई बॉलिंग आई वॉकिंग मेथड से ही बता देते हैं कि अच्छा अपर में इतनी है लोअर में इतनी है, ठीक है, बट टेक्निकली हम इम्प्रेशन लेते हैं,
एल्जीनेट इम्प्रेशन लेते हैं, फिर डेंटल कास्ट उसके अंदर पोर करते हैं, एक हमारे पास मॉडल आ जाता है। उससे फिर हम क्राउडिंग चेक करते हैं आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी से। वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है, वो आगे वाले चैप्टर्स में आई विल लेट यू नो। इस सारे टॉपिक में मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा हो कि अच्छा ये तो पहले पढ़ी ही नहीं, तो उससे परेशान नहीं होना, वो आगे वाले चैप्टर्स में हम कवर करेंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और आपकी ये बेसिक्स को एड्रेस कर रहा है। आगे टेलर्ड कस्टमाइजेशन में जब हम जाएंगे वो हर चैप्टर का डिफरेंट होगा, ठीक है। वही चीज़ आर्चिव इन एक्लूजन, इंसाइजर रिलेशनशिप, ओवर जेट, ओवर बाइट, सेंटर लाइन, ये चीज़ हो गई है। ये आई होप आपको समझ लग गई होगी, बल्कि लग गई होगी, या क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है। अच्छा, ये क्लास वन रिलेशनशिप की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी इन द फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के। क्लास वन रिलेशनशिप नॉर्मल ये होता है कि द लोअर इंसाइजर एज ऑफ लोअर इंसाइजर occludes the cingulum plateau of upper incisor, ठीक है। क्लास टू डिव वन में लोअर इंसाइजर अक्लूड्स पोस्टीरियर टू सिंगुलम प्लेट्यू, और क्लास टू डिव टू में भी पोस्टीरियर टू सिंगुलम प्लेट्यू है। लेकिन क्लास टू डिव वन में देर विल बी अ ट्रोमेटिक ओवरबाइट, ठीक है, विच आई विल शो यू लेटर ऑन। ये दोनों क्लास टू हैं, ये भी, ये डिव टू है और ये डिव वन है। इसके अंदर ओवरजेट ज़्यादा है, आप देख रहे हैं। इसके अंदर ओवरजेट इतना नहीं है, लेकिन ये ओवर बाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये डीप बाइट होगी। क्लास टू डिव टू में डीप बाइट होगी, ठीक है। और ये क्लास थ्री है जिसमें लोअर इंसाइजर आगे है, अपर इंसाइजर पीछे है। क्लास वन क्लास वन में हर दांत का रिलेशनशिप की एक डेफिनेशन है। इंसाइजर की डेफिनेशन क्लास वन की ये है, के नाइन की डेफिनेशन क्लास वन की ये है। क्लास वन आइडियल अक्लूजन को कहते हैं जिसके अंदर हमने केस फिनिश करना है, ठीक है। हमारा वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है फिक्स्ड अप्लायंस ट्रीटमेंट का, कि हम क्लास वन में फिनिश करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लास वन की डेफिनेशन इंसाइजर की आई हैव टोल्ड यू। के नाइन की ये डेफिनेशन है, इसको अभी आई विल एक्सप्लेन, कि जो अपर के नाइन की जो मीजियल स्लोप है दैट कोइंसाइड्स विद लोअर के नाइन की डिस्टल स्लोप, ठीक है। और मोलर डेफिनेशन ऑफ क्लास वन है कि अपर में द mesiobuccal cusp of upper first maxillary molar occludes the mesiobuccal groove of lower first mandibular molar, ठीक है। ये mesiobuccal cusp है और ये mesiobuccal groove है, ठीक है। और ये जो दांत है लोअर फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर, ये स्लाइट आप देख रहे हैं मीजियल है, स्लाइट, ठीक है। ये रिलेशनशिप में हमारी कोशिश होती है कि हमने क्लास वन में फिनिश करना है, जो भी केस आए जैसे भी हो, ठीक है, क्लास वन में फिनिश करना है। ओवरजेट ओवरबाइट की डेफिनेशन यू नो, दिस इज क्रॉस बाइट, दिस इज कॉल्ड बकल क्रॉस बाइट, ठीक है। बकल क्रॉस बाइट की डेफिनेशन ये है कि द बकल cusp ऑफ लोअर मैंडिबुलर मोलर occludes buccal to the buccal cusp of upper
मैक्सिलरी मोलर्स, ठीक है। ये बकल क्रॉस बाइट है, ठीक है, इस केस में भी ये बकल है क्रॉस बाइट, और ये लिंगुअल क्रॉस बाइट है कि द लोअर buccal cusp of the buccal cusp of lower mandibular first molar occludes lingual to the lingual cusps of upper maxillary molars, ठीक है। सीजर बाइट, ठीक है, जब लोअर वाले दांत बहुत अंदर की तरफ हो ना तो उसको सीजर बाइट या लिंगुअल क्रॉस बाइट कहते हैं। ओवरजेट नॉर्मल वैल्यू आई हैव टोल्ड यू 2 to 4 mm है। अच्छा, क्राउडिंग, क्राउडिंग की भी ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। 0 to 4 mm अगर क्राउडिंग है तो माइल्ड है, 4 to 8 है तो मॉडरेट है, 8 से ज़्यादा सीवियर है। क्राउडिंग मैंने आपको ये चीज़ बताई है, रिपीट कर रहा हूँ कि यूजुअली जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो आई बॉलिंग मेथड से ही पेशेंट को देख के, पेशेंट के मुंह में देख के कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा इसकी अपर आर्च में इतनी क्राउडिंग है, लोअर आर्च में इतनी क्राउडिंग है। लेकिन जो न्यूबीज़ होते हैं टेक्निकली, जो टेक्निकल तरीक़ेकार है वो यही है कि दोनों ही टेक्निकल हैं, बट जो न्यू ऑर्थोडोंटिस्ट्स होते हैं या न्यू डेंटिस्ट्स होते हैं वो स्टडी मॉडल पे आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी निकालते हैं, उससे फिर चेक करते हैं कि आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी इज़ बेसिकली, इस कॉन्सेप्ट में अभी ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत, आगे आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है कि, या वो मैं आपको अगले उसमें समझाऊंगा, ठीक है, वरना अगर मैं अभी आपको इस बारे में कर दूंगा ना तो फिर यू विल गेट, आई मीन दैट्स अ लॉट टू टेक, ठीक है। तो अभी बस आप ये याद रखें, अगले चैप्टर्स में आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी का चैप्टर भी आएगा वेयर आई विल एक्सप्लेन यू एंड गिव यू द कॉन्सेप्ट कि क्राउडिंग कैसे मेजर की जाती है स्टडी मॉडल पे। ओवरबाइट अमाउंट नॉर्मली जो अपर इंसाइजर होता है, अपर इंसाइजर की टिप होती है वो लोअर इंसाइजर को 1 to 2 mm कवर करती है। अगर उससे ज़्यादा करे तो ओवरबाइट ज़्यादा है या डीप बाइट है, ठीक है। नॉर्मल 1/3 कवरेज ऑफ लोअर इंसाइजर क्राउन, ठीक है। और अगर कोई कवरेज नहीं है बल्कि हल्की सी स्पेस है तो फिर ओपन बाइट है, ठीक है। दोनों ही हमें नहीं चाहिए, हमें ये नॉर्मल रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। Traumatic overbite I've shown you, no I haven't shown you, या ट्रोमेटिक ओवरबाइट में क्लास 2 डिव 1 के केस में होता है, और ये होती है ट्रोमेटिक ओवरबाइट के जो लोअर इंसाइजर्स हैं वो इतना पीछे कर रहे हैं ओक्लूड के ये जिंजिवा के, ये जो सर्वाइकल जिंजिवा है ना इसको इम्पिंज कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रोमेटिक ओवरबाइट। सेंट्रल लाइंस शुड कोइंसाइड विथ ईच अदर, ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। क्रॉस बाइट का भी बता दिया है, बकल क्रॉस बाइट क्या होती है, लिंगुअल क्रॉस बाइट क्या होती है। फंक्शनल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ले लें। फंक्शनल डिस्प्लेसमेंट होती है कि पेशेंट की जो नॉर्मल बाइट है उस पे वो नॉर्मल बाइट में कोई हिंडरेंस है, ठीक है, प्रीमेच्योर कांटेक्ट की वजह से। प्रीमेच्योर कांटेक्ट ये है कि नॉर्मली जो पेशेंट मुंह अपना बंद कर रहा है ना उसके बंद करने में ना, मिसाल है कि दो कस्प्स हैं वो आपस में ना टकरा रही हैं जिसकी वजह से मुंह नॉर्मली बंद नहीं हो पा रहा, ठीक है। कस्प टू कस्प पीछे वाले दांतों की ना आपस में टकराना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से वो फंक्शनली अपने लोअर जॉ को थोड़ा सा आगे करके ना अपना मुंह बंद करेगा, ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबली अपना मुंह बंद कर ले। उसे कहते हैं फंक्शनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
occlusal discrepancy between retruded contact and intercuspal position, या तो इजी करके मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि नॉर्मली पीछे जो पीछे वाले दांत हैं उनमें कोई ऐसा प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट है, कस्प टू कस्प रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से नॉर्मली उस तरह से मुंह बंद किया जा ही नहीं सकता। तो पेशेंट को या तो मैंडिबल को थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट करना पड़ता है मुंह को बंद करने के लिए कंफर्टेबली, या थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे करना पड़ता है प्रोट्रूड, ठीक है, ताकि दांतों का जो रिलेशनशिप है ना वो इंटरकस्पल हो, ठीक है। वरना आप बार बार अगर मुंह आपका नॉर्मल रिलेशनशिप ही इस तरह का है कि आपके पीछे वाले दांत लग रहे हैं, जिसे कहते हैं ना दांत लग रहे हैं आपस में, तो अगर वो मुस्तकिल होता जाए तो इट कैन डैमेज योर टीथ, ठीक है। तो उस केस में फिर फंक्शनल डिस्प्लेसमेंट का सहारा लेता है पेशेंट टू क्लोज हिज माउथ। ऑर्थोडोंटिक रिकॉर्ड, ऑर्थोडोंटिक रिकॉर्ड्स में वही चीज़ आती है, रेडियोग्राफ्स, फोटोज़, स्टडी मॉडल, दिस इज़ फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग, मेडिको लीगल डॉक्यूमेंटेशन, मॉनिटरिंग ग्रोथ एंड ट्रीटमेंट प्रोग्रेस, पेशेंट को कम्युनिकेट करना है, एजुकेशन करना, आई मीन दिस इज़ बेसिक थिंग्स, या सो इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टडी मॉडल्स वही होता है कि आप पेशेंट की अपर आर्च और लोअर आर्च का इम्प्रेशन लेते हैं, एल्जीनेट इम्प्रेशन, फिर उसे डेंटल स्टोन से पोर करते हैं, और फिर उस स्टडी मॉडल के थ्रू आप ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि इसकी क्राउडिंग अपर में इतनी है, लोअर में इतनी है, क्रॉस बाइट है, नहीं है क्रॉस बाइट, ठीक है। तो उसके लिए आप मॉडल बनाते हैं, ठीक है, दिस इज स्टडी मॉडल। अच्छा, क्लिनिकल फोटोग्राफ लेते हैं आप रिकॉर्ड के लिए, बिफोर एंड आफ्टर के लिए लेते हैं, ठीक है, कि पहले जब पेशेंट आता है फर्स्ट टाइम तो आप उसकी एक्स्ट्रा ओरली 4 फोटोग्राफ्स लेते हैं और इंट्रा ओरली 5 लेते हैं, ठीक है, ताकि ट्रीटमेंट के बाद जो बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क है वो आप पेशेंट को भी दिखा सकें, खुद भी देख सकें और अपने रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ऑरली में जो 4 हैं फोटोग्राफ्स वो इस तरह से होती हैं, एक फ्रंटल, फ्रंटल स्माइलिंग, फ्रंटल एट रेस्ट, ठीक है, इसे 3/4 कहते हैं और इसे प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। इस तरह की 4 फोटोग्राफ्स होती हैं, ठीक है, दैट यू हैव टू टेक। इंट्रा ऑरली 5, इंट्रा ऑरली बकल ओक्लूजन राइट लेफ्ट, फ्रंटल ओक्लूजन अपर आर्च लोअर आर्च 5, ठीक है। रेडियोग्राफ्स क्यों करते हैं? रेडियोग्राफ्स हम करते हैं देखने के लिए कि अंडरलाइंग कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि हमारे डेंटल ट्रीटमेंट को हिंडर करेगी। फॉर एग्जांपल कोई सुपर न्यूमररी टीथ, कोई रूट रिजॉर्प्शन, रूट की लेंथ कितनी है, कोई एक्टोपिक टीथ तो नहीं है, किसी दांत में कोई एब्सेस तो नहीं है, कोई डेंटल डिजीज़ तो नहीं है अंडरलाइंग, ठीक है। तो रेडियोग्राफ भी करना ज़रूरी होता है। और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जो 2 गोल्ड स्टैंडर्ड रेडियोग्राफ्स हैं जो यूज़ होते हैं, वन ऑफ देम इज़ डीपीटी, ठीक है, एंड द सेकंड वन is not upper occlusal, the second one is cephalogram, lateral cephalogram, ठीक है। upper occlusal is to detect an underlying canine but it is not gold standard, mainly जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो डीपीटी और लेटरल सेफ है। बाकी एडजंक्ट रेडियोग्राफ्स हैं, ठीक है, विच वी यूज, बट गोल्ड स्टैंडर्ड 2 ही हैं, ठीक है, डीपीटी और सेफेलोमेट्रिक लेटरल स्कल रेडियोग्राफ। बाकी अपर ओक्लूजल पेरी एपिकल बाइट विंग, दीज आर adjuncts, yeah, but in some cases we do this as well. How to present your case? अब सारी चीज़ें हो गई, अब केस को प्रेजेंट कैसे करना है और प्रॉब्लम लिस्ट्स जो बनानी है,
ठीक है, वो वाली चीज़ हम करेंगे। अब ये जब आपने, ये वो स्टेज है जब आपने सारी चीज़ें देख ली, हिस्ट्री ले ली, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया, एक्स्ट्रा ओरल, इंट्रा ओरल, तीनों प्लेन्स में हो गया, एंट्रोपोस्टीरियर, ट्रांसवर्स, वर्टिकल, ठीक है। आपने डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड्स ले लिए, स्टडी मॉडल, रेडियोग्राफ, फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर आप इस तरह से एक के अपने केस को प्रेजेंट करते हैं कि पेशेंट कंसर्न्स हैं, कि प्रोमिनेंट क्रूकेड अपर टीथ हैं, अच्छा पेशेंट की मोटिवेशन गुड है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, इस तरह से आपके पास पिक्चर्स होती हैं। फिर आप प्रॉब्लम लिस्ट बनाते हैं कि अच्छा पेशेंट की ये, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, ठीक है, इसकी ओरल हाइजीन पुअर है, तो जाहिर है ये कौन सी प्रॉब्लम हुई, पैथोलॉजिकल। ओके गुड, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम पहले रिजॉल्व करेंगे हम हमेशा। ओरल हाइजीन पुअर है तो तब तक काम स्टार्ट नहीं होगा जब तक पेरियो डिपार्टमेंट से पेशेंट स्केलिंग नहीं करवाएगा, ठीक है। फिर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम में कोई रिस्टोरेशन तो नहीं है, कोई ऐसी रिस्टोरेशन जिसका पुअर प्रोग्नोसिस हो, किसी दांत का पुअर प्रोग्नोसिस। फेशियल एस्थेटिक्स देखते हैं, मैंडिबल अब इसका रेट्रोग्रेथिक है, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ है। ये टर्म यूज होती है रेट्रोग्नेथिक के, ज़रा पीछे की तरफ होना, और प्रोग्नेथिक आगे की तरफ होना। अगर ये आगे की तरफ होता तो प्रोग्नेथिक होता। लिप्स इनकॉम्पिटेंट है या स्लाइट कॉम्पिटेंट कह सकते हैं, बट या दीज आर इनकॉम्पिटेंट लिप्स, जोर लगा के लिप्स को क्लोज किया हुआ है, ठीक है, और वो आपको देख के पता चल जाता है कि लिप्स आर इनकॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंट। एसिमेट्री ड्यू टू अपर राइट लेटर, मिसिंग अपर राइट लेटर। अब अच्छा एसिमेट्री है यहाँ पे, ये देखें आप, ये जो सेंटर लाइन है ये कोइंसाइड नहीं कर रही, ठीक है, सेंटर लाइन डिविएटेड टुवर्ड्स राइट है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही। फिर आर्च का एनालिसिस के अपर आर्च वी शेप्ड है, 1 mm क्राउडिंग है अपर में, लोअर में 7 mm है, कर्व ऑफ स्पीड 3 mm है, जो कि आइडियली क्या होनी चाहिए, 0 to 2 mm और फ्लैट, ठीक है, फ्लैट ओक्लूजल प्लेन होना चाहिए आपका, ऐसे होना चाहिए ओक्लूजल प्लेन, सॉरी ये सही नहीं बना, ओक्लूजल प्लेन आपका ऐसे फ्लैट होना चाहिए, या स्लाइट बल्ज हो सकता है, बट ओक्लूजल प्लेन डज नॉट लुक लाइक दिस, ठीक है। स्केलेटल एंड डेंटल इश्यूज बाय प्लेन, 3 प्लेन्स में वही बात है, ट्रांसफर्स में, एंट्रोपोस्टीरियर में, वर्टिकल में क्या क्या इश्यूज हैं, ये आपने प्रॉब्लम लिस्ट बना ली, ठीक है। अब आप ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे और उसके अंदर आप ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट प्लान है आपका कि एम्स ऑफ ट्रीटमेंट में पेशेंट कंसर्न्स, पेशेंट का कंसर्न था उसकी हिस्ट्री में कि उसके क्रूकेड अपर टीथ हैं, ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री में प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा, तो हम ट्रीटमेंट प्लान में क्या करेंगे, रिट्रैक्ट अपर इंसाइजर्स, किस तरह करेंगे, फिक्स्ड अप्लायंस, वही चीज़ ब्रेसेस, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म्स ही आपने यूज़ करनी है, ठीक है, प्रोफेसर्स बहुत माइंड करते हैं अगर आप ब्रेसिस वर्ड यूज़ करें, जो टेक्निकल टर्म्स है फिक्स्ड अप्लायंसेस, ठीक है। अलाइन अपर टीथ, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे फिक्स्ड अप्लायंस से हो रहे हैं, ठीक। फेशियल स्माइल एस्थेटिक्स, नॉर्मलाइज जिंजिवल, इम्प्रूव स्माइल सिमेट्री, अचीव लिप्स कॉम्पिटेंट रेस्ट, ठीक है। डेंटल एंड स्केलेटल कंसर्न्स, अलाइनमेंट, आर्च कोऑर्डिनेशन, एपी करेक्शन, सारी फिक्स्ड अप्लायंसेस से हो रही हैं। अपर आर्च की एक्सपेंशन, करेक्ट अपर सैंड, ये सारी चीज़ें। अच्छा ये वो चीज़ है कि डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफ में हमें क्या क्या नज़र आएगा, लेटरल सेफ में हमें SNA और SNB
की वैल्यूज़ पता चलेंगी। और ये हम आगे सेफलोमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ेंगे कि ये एस एन ए की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, एस एन बी की क्या होती है, ए एन बी क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ें हैं। और डी पी टी ये वाला रेडियोग्राफ है, ठीक है। इसमें हमें पता चल जाएगा कि मिसिंग टीथ है और कोई सुपर न्यूमररी टीथ तो नहीं है, ठीक है। थर्ड मोलर्स हैं या मिसिंग है, कोई रिस्टोरेशन, ठीक है। फाइनल डायग्नोसिस समरी, केनाइन रिलेशनशिप हमने क्लास 1 में करना है। स्केलेटली ये स्लाइट रेट्रोग्नेथिक मैंडिबल का केस है। अच्छा, ऑर्थोडोंटिक ऑफ कैमोफ्लाज क्या है? ऑर्थोडोंटिक कैमोफ्लाज एक टर्म या एक प्रोसीजर है जो कि हम माइल्ड स्केलेटल क्लास 2 के केसेस में करते हैं। वो ये है कि स्केलेटली पेशेंट माइल्ड स्केलेटल क्लास 2 होता है, ठीक है, लेकिन हम फिक्स्ड अप्लायंस के थ्रू दांतों की अलाइनमेंट और केस को क्लास 1 में कर देते हैं, तो स्केलेटली क्लास 2 ही रहता है, माइल्ड स्केलेटली क्लास 2 ही रहता है, लेकिन डेंटली क्लास 1 बन जाता है, ठीक है। तो डेंटली क्लास 1 में ही रहता है, डेंटली क्लास 1 बन जाता है और स्केलेटली वो क्लास 2 में ही रहता है। तो ऑर्थोडोंटिक कैमोफ्लाज उन केसेस में बहुत रिकमेंडेड अप्रोच होती है जहां माइल्ड स्केलेटल क्लास 2 है, ठीक है, उसको ऑर्थोडोंटिक कैमोफ्लाज कर देंगे। लेकिन सिवियर अगर स्केलेटल क्लास 2 होगा तो फिक्स्ड अप्लायंस ट्रीटमेंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और उस केस में हम फिक्स्ड अप्लायंस ट्रीटमेंट करेंगे भी नहीं, उस केस में सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। और एक टिप है या एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको बगैर सेफ लेटरल सेफ के बगैर कैसे पता चलेगा कि स्केलेटल क्लास 2 है और सिवियर स्केलेटल क्लास 2 है। जब ओवरजेट इज मोर देन 8 mm या 10 mm, ठीक है, तो वी नो कि दिस इज स्केलेटल क्लास 2, मॉडरेट टू हाई स्केलेटल क्लास 2, ठीक है। वर्टिकल करेक्शन, फ्लैटन द कर्व ऑफ स्पी। कर्व ऑफ स्पी आई हैव टोल्ड यू शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी आइदर दिस और स्लाइट बल्ज, ठीक है। 0 to 2 mm बट नॉट 5 mm कर्व ऑफ स्पी, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट प्लान पहले ओरल हाइजीन को ठीक करेंगे, स्केलिंग होगी, एक्सट्रैक्शंस होंगी, एनकरेज होगी। एनकरेज प्लान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपर सेकंड मोलर्स से हम एनकरेज ले रहे हैं, ठीक है। एनकरेज क्या होती है? एनकरेज मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि एनकरेज होती है कि जिस आर्च में हमें एनकरेज की हमें ज़रूरत दोनों आर्चेज में होती हैं, अपर और लोअर में, लेकिन कुछ केसेस में एक आर्च में एनकरेज की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो उस केस में ट्रांसपैलेटल आर्च हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपैलेटल आर्च क्या चीज़ होती है ये भी आपको आगे आने वाले चैप्टर में पता चलेगा, जहाँ पे अप्लायंसेस का चैप्टर होगा, ठीक है। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ट्रांसपैलेटल आर्च का चीज़ है। एनकरेज का बस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि एनकरेज होता है कि अगर लेट से ऊपर वाले दांत हैं, ठीक है, अपर आर्च में हमने एक्सट्रैक्शन की है, ठीक है, अपर आर्च में हमने दो दांतों की एक्सट्रैक्शन की है स्पेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अपर आर्च क्राउडेड है और हमने आगे वाले इंसाइजर जो कि प्रो क्लाइंड है हमने उनको रेट्रोक्लाइन करना है, ठीक है। तो हमें स्पेस चाहिए ना उसके लिए, तो हमने ऊपर वाले दांतों को एक्सट्रैक्ट किया। अब हमें ये डर है कि अपर इंसाइजर को रिट्रैक्ट करने के चक्कर में पीछे वाले दांत आगे को ना मूव कर जाएं, क्योंकि हम
हम पीछे से ही ले रहे हैं ना सपोर्ट ब्रेसेस की या फिक्स्ड अप्लायंस की, तो पीछे वाले दांतों पे एक अप्लायंस हम लगा देते हैं जो कि अपर सेकंड मोलर्स हैं। उस अप्लायंस को कहते हैं ट्रांसपैलेटल आर्च, जो कि पीछे वाले दांतों को अपनी जगह पे रखते हैं, फिक्स्ड रखते हैं, और आगे वाले पीछे को आ जाते हैं, लेकिन पीछे वाले आगे को नहीं जाते। यू गेटिंग माई पॉइंट? एनकरेज इसीलिए ज़रूरी होती है हमारी, जब हमें आगे वाले दांतों को ज़्यादा पीछे की तरफ लाना हो और हमें ये हो कि पीछे वाले आगे को ना मूव कर जाए, क्योंकि दांत तो सारे ही पीछे भी आगे को मूव कर सकते हैं ना, ठीक है? तो उस केस में एनकरेज हमें चाहिए। अप्लायंस स्ट्रेटजी, फिक्स्ड अप्लायंस अपर एंड लोअर, ठीक है। केमोफ्लेज, केमोफ्लेज प्लान ये है कि इस केस में ना, इस केस में, इस लड़की के केस में हमने अपर लेटरल दोनों साइड्स के निकाल दिए, क्योंकि पेग शेप लेटरल है इसका, ठीक है। और जब हमने अपर लेटरल निकाले ना, तो हमने K9 को एज अ लेटरल दिखाया और प्री मोलर को एज K9 दिखाया, ठीक है। हमने इस तरह से आर्च को अलाइन किया कि पता ही नहीं चल रहा कि वो एक्चुअली लेटरल इंसाइजर नहीं K9 है। अभी आगे पिक्चर में भी आई विल शो यू। अच्छा, पेरिसीजन, अच्छा उसकी आई डोंट हैव द फाइनल पिक्चर ऑफ द केस, बट या आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट के केमोफ्लाज की क्या मैं बात कर रहा हूँ कि अपर केनाइंस, जब हमने लेटरल के इंसाइजर निकाल दिए ना, तो हमने लेटरल की जगह पे अपर केनाइंस को कर दिया, और जो केनाइंस की जगह थी वहाँ प्री मोलर आ गए, ठीक है। लेकिन देखने से आपको पता नहीं चल रहा कि अच्छा वो केनाइंस, वो लेटरल इंसाइजर नहीं केनाइंस है, ठीक है। तो इम्प्रूव सिमेट्री एंड एस्थेटिक्स, फिनिशिंग एंड रिटेंशन। अच्छा, अब क्या है, एक ये टर्म है पेरिसीजन। आपको मैंने बताया था कि we need to, in order to maintain the treatment we perform, we have to retain दांतों को अपनी जगह पे, वरना चांस है कि जो हमने ट्रीटमेंट अचीव की है वो हम लूज कर दें, दोबारा से रीलैप्स हो जाए, ठीक है। दांत हमने ठीक कर दिए, लेकिन हमने कोई रिटेंशन नहीं दी, कोई पेरिसीजन नहीं की, तो रीलैप्स हो गया, ठीक है। तो उस केस में ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा। उसको फेल होने से बचाने के लिए हम पेरिसीजन करेंगे। अब पेरिसीजन एक एक टेक्निक होती है जहां हम दांत के इर्द गिर्द जो पीडियल जिंजिवा होता है ना, जिंजिवा सराउंडिंग सराउंडिंग पीडीएल, ठीक है, उस पे कट्स लगाते हैं, जिन कट्स की वजह से ना रीलैप्स के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। और फिर रिटेंशन प्रोटोकॉल भी करते हैं कि हम अपर में बॉन्डेड रिटेनर लगाएंगे, अप और लोअर में फिक्स्ड लगा देंगे, अपर में बॉन्डेड लगाएंगे और लोअर में इस केस में हमने वैक्यूम फॉर्म रिटेनर्स लगाए, ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक सवाल आता है कि अपर में बॉन्डेड रिटेनर क्यों लगाए, और और बॉन्डेड रिटेनर क्या होते हैं, वैक्यूम फॉर्म रिटेनर्स क्या होते हैं। अच्छा, बॉन्डेड रिटेनर्स होता है कि हमने दांतों की लिंगुअल साइड पे कॉम्पोजिट लगा के एक वायर लगा दी, उसके साथ अटैच कर दी कि दांत अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। बॉन्डेड रिटेनर हम उन केसेस में यूज़ करते हैं जहां हाई रिस्क ऑफ रीलैप्स हो। जैसे इस केस में हमने अपर में बॉन्डेड इस वजह से यूज़ किए क्योंकि अपर में हमने एक्सट्रैक्शन की है, तो अपर में चांस है रीलैप्स का ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक्सट्रैक्शन दोनों में की होती, ठीक है, तो हम लोअर एंड अपर दोनों में बॉन्डेड लगा सकते थे,
ठीक है। या अगर लो रिस्क ऑफ रीलैप्स है, या एक नॉर्मल लो रीलैप्स केस है कि इसके अंदर रीलैप्स के चांसेस कम है, तो उस केस में हम वैक्यूम फॉर्म मतलब ट्रांसपेरेंट रिटेनर्स जो कि ब्रेसेस के बाद लगाते हैं, ठीक है, ब्रेसेस को उतारने के बाद, तो वो लगा लेंगे। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, ये समरी है सारी चीज़ों की पॉइंट्स है, सारी समरी है। और यहाँ पे हमारा होता है लेक्चर कंप्लीट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर listening to this lecture, or it would be great if you support, you comment, आगे lectures आते रहेंगे इंशाल्लाह, but your feedback is really important, और thank you very much. Inshallah, see you in the next lecture. Allah Hafiz.